पूरी दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए आते हैं, अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसमें हर साल सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की पढ़ने के लिए जाती है, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर। अब हमारे इस मुल्क में डिग्री करने के बाद एज़ यू नो कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। अगर आप पाकिस्तान में फ़र्दर एजुकेशन परसू करना चाहते हैं तो उसका भी एज सच कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के जो हालात हैं मैं ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बयान कर चुका हूँ। और दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं उनमें भी डे बाई डे कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन आज भी 2026 में चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसका स्कॉलरशिप आप इजीली विन कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एक अच्छे से कोशिश करें। इसके लिए सिर्फ आप लोगों की मेहनत चाहिए और आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, तो ये स्कॉलरशिप आप आज भी इजीली विन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ चाइना का सबसे मशहूर स्कॉलरशिप CSC स्कॉलरशिप के बारे में, जो चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को ऑफर किया जाता है। इसमें आप बैचलर में भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए आपको बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। यानी अगर आप लोगों ने बैचलर कर रखा है तो दुनिया में सबसे ईजी स्कॉलरशिप जो मास्टर्स के लिए है, और सबसे ज़्यादा प्रोग्राम इसी स्कॉलरशिप में आपको देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से अगर आप PhD के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं और आप पाकिस्तान से मास्टर्स करके बैठे हुए हैं और आपको यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिल रही, तो इससे बेहतर आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं है, क्योंकि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है जिसमें किसी तरह के कोई भी अखराजात आपके इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि इसमें आपकी अकामोडेशन फ्री होती है, ट्यूशन फ़ी आपने यूनिवर्सिटी को कोई नहीं देनी, और महाना आप लोगों को स्टाइपेंड भी मिलता है। और स्टाइपेंड की जो अमाउंट है वो अच्छी खासी अमाउंट होती है। जैसे अगर हम बात करें बैचलर वालों के लिए तो तकरीबन 1,02,000 रुपये आपको महाना स्टाइपेंड मिलता है बैचलर के कैंडिडेट को, और मास्टर्स वालों को 1,22,000 और PhD वालों को तकरीबन 1.5 लाख के करीब अमाउंट मिलती है। ये इतना अच्छा रीज़नेबल स्टाइपेंड है कि आप इसमें ईजिली गुजारा कर सकते हैं और आपकी इसमें से अच्छी खासी सेविंग भी हो जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम इसी स्कॉलरशिप को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग इस स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह ताला आपके जितने भी सवालात हैं स्कॉलरशिप को लेकर वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके कोई सवालात रह जाएं या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो को आपने बड़े गौर से सुनना, इसका कोई भी हिस्सा आपने मिस नहीं करना। अगर आप ऑलरेडी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर चुके हैं और आप शॉर्टलिस्ट अभी तक नहीं हुए तो आप लोग क्या गलतियां कर रहे थे वो भी इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन उससे पहले कुछ सवालात हैं जो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ। पहले तो कैंडिडेट ये सवालात पूछते हैं कि आया कि इसमें इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम होंगे या चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको दोनों तरह के प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, इंग्लिश स्टार्ट भी और चाइनीज़ स्टार्ट भी। बैचलर्स वालों के लिए ज़्यादातर प्रोग्राम चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम होते हैं और थोड़े प्रोग्राम इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम होते हैं अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। चाइना में CSC स्कॉलरशिप्स की टाइप्स होती हैं, मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ पे बैचलर वालों की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लिहाजा अगर आप लोगों के पास HSK आपने दे रखा है तो बैचलर में आपके हाई चांसेस हैं, लेकिन विदाउट HSK आप बैचलर के लिए समझें आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। बहुत चंद एक प्रोग्राम होते हैं जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम होते हैं। जबकि अगर हम बात करें मास्टर्स और PhD वालों के लिए तो वहाँ पे बेशुमार प्रोग्राम इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम, यानी कि आपने कोई भी डिग्री कर रखी है तो आपको चाइना में अपने लिए कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगी। सिर्फ थोड़ी सी आपने रिसर्च करनी है, कैसे करनी है वो आगे हम जाके वीडियो में डिस्कस करते हैं। वजह ये है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं स्कॉलरशिप में उनकी तादाद 279 प्लस है, यानी 280 के करीब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस स्कॉलरशिप को ऑफ़र कर रही हैं। तो आप खुद ही यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं स्कॉलरशिप्स की सीट्स कितनी ज़्यादा होंगी और कितने ज़्यादा कैंडिडेट हर साल शॉर्टलिस्ट होते होंगे और प्रोग्राम की वैरायटी कितनी होगी। और हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे मेन एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पे एज फैक्टर है। अगर आप लोग बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से PhD वालों के लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम एज 40 ईयर होनी चाहिए। 40 ईयर से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई हियर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोगों की डिग्री अभी कंटिन्यू भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर आप 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या 7 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो भी आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आपको सिर्फ साथ में एक होप सर्टिफिकेट रेडी करना पड़ेगा या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको रेडी करना पड़ेगा, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई हियर। अब यहाँ की मेन बात यह है कि इस स्कॉलरशिप के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है एक्सेप्टेंस लेटर। ये वो वह डॉक्यूमेंट है जिसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी।
और अभी ही इसका बेस्ट टाइम है आपको, और वीडियो बनाने का असल मकसद भी यही है कि आप इस डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन के लिए अभी से एफर्ट शुरू करें। और जिन कैंडिडेट के पास ये एक्सेप्टेंस लेटर होगा उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप के जो चांसेस होंगे वो मोर देन 70% होंगे। यानी कि अगर आप ये एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने में कामयाब हो जाएं, स्कॉलरशिप मिलने के बहुत हाई चांसेस आप लोगों के हो जाते हैं। तो लिहाजा आपको अपनी फुल एफर्ट्स इस डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन पर लगानी है। अब ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा कैसे, एक्सेप्टेंस लेटर कैसे हासिल करते हैं, होता क्या है? बेसिकली तौर पर चाइना में आपने अपने रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक डिफरेंट प्रोफेसर्स को ईमेल्स करनी होती हैं, और ईमेल करके आपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करनी होती है कि वो आप लोगों को एक एक्सेप्टेंस लेटर जारी करें कि वो आपको एज अ स्टूडेंट उन्होंने कबूल कर लिया है। फिर वो एक्सेप्टेंस लेटर आपने यूनिवर्सिटी को देना होता है और स्कॉलरशिप कमेटी को देना होता है। देन वो इस चीज़ को सीरियसली कंसिडर करते हैं और आप लोगों का वहाँ पे स्कॉलरशिप और एडमिशन दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे मेन सवाल एक्सेप्टेंस लेटर को लेकर कि ईमेल कैसे करें, प्रोफेसर्स कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता चलेगा मेरा रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। अब ये जो रिसर्च इंटरेस्ट का लफ्ज़ है बहुत सारे कैंडिडेट को ये समझ भी नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये ख्याल होता है कि हमने बैचलर में तो कोई रिसर्च की नहीं है, तो लिहाजा हमारा रिसर्च इंटरेस्ट कैसे, और भी इस तरह की बाकी सारे वहाँ मौजूद होते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, रिसर्च इंटरेस्ट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने ऑलरेडी कोई रिसर्च की होगी देन ही कोई आपका रिसर्च इंटरेस्ट होगा। रिसर्च इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आप चाइना जाके किस डोमेन में रिसर्च करना चाहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है और फिज़िक्स की मुख्तलिफ डोमेन्स हैं। अब जैसे फ़िज़िक्स में फ़र्दर आप मटेरियल साइंसेस में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं तो मटेरियल साइंसेस आपका रिसर्च इंटरेस्ट हुआ। बाकी फ़र्दर मज़ीद भी चीज़ों को नैरो डाउन किया जा सकता है, लेकिन आप फ़िलहाल यहीं तक समझें। इसी तरह से अगर केमिस्ट्री में आपका सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, उसमें मुख्तलिफ डोमेन्स हैं। लेट्स सपोज दैट कि आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री में आगे आप रिसर्च करना चाहते हैं तो वो आप लोगों की रिसर्च इंटरेस्ट हो गया। इस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट को लेकर अपना रिसर्च डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसी रिसर्च डोमेन को देखते हुए आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ फ़िल्टर आउट करनी है और मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को फ़िल्टर आउट करना है। फिर उन्हीं को सिर्फ आपने ईमेल्स करनी है। अब पहली बात, कैसे पता चलेगा कि मेरे सब्जेक्ट के रेलिवेंट कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं? तो इस पर्पज़ के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट पे आना होगा, जिस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, campuschina.org। अब जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आप लोगों को इस तरह का कोई इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो ऊपर सिर्फ आपने अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं। जैसे मैं अब लेट्स सपोज दैट केमिस्ट्री के रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ देखना चाह रहा हूँ, तो मैं ऊपर फ़िल्टर में केमिस्ट्री जो है वो ऐड कर दूँगा और इस तरह से मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से इजीली आप अपने लिए देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके रेलिवेंट डिपार्टमेंट मौजूद है। अब आपने ऐसे यूनिवर्सिटीज़ अपने लिए फ़िल्टर आउट कर लेनी है। इससे अगला स्टेप ये होना है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो प्रोफेसर्स फाइंड आउट करने के लिए आपने इनमें से कोई भी एक यूनिवर्सिटी उठानी है, उसका नाम गूगल पे लिखना है और आगे लिख देना है फैकल्टी। जैसे आप गूगल पे इस तरह से यूनिवर्सिटी के नाम के साथ आगे फैकल्टी लिख के सर्च करेंगे तो इस तरह से मुख्तलिफ आपके पास लिंक्स आगे आ जाएंगे। अब इनमें से बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके सिर्फ इतना काम करने के बाद ही आपको प्रोफेसर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको थोड़ा सर भी आपका खपाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन ऐसे अब जैसे आप फैकल्टी को ओपन करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ प्रोफेसर्स आ जाएंगे। अब इन प्रोफेसर्स को आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देखना है कि इनमें से कौन से ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो मेरे रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच करते हैं। अगेन रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगेन आपने जिस भी प्रोफेसर की प्रोफाइल चेक करनी है तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो उसकी सारी प्रोफाइल आपके पास आ जाएगी, उसकी पब्लिकेशंस क्या है, उसकी रिसर्च डोमेन्स क्या हैं। तो वो देखते हुए आप लोगों ने ये फैसला करना है कि आया कि आप लोगों को इस प्रोफेसर को ईमेल करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मज़ीद अगर आप उसकी डिटेल में पब्लिकेशंस देखना चाहते हैं तो आपने गूगल स्कॉलर पर जाके उस प्रोफेसर का नाम लिखना है, वहाँ भी सारी पब्लिकेशन इनकी आ जाएंगी। वहाँ से भी आप ये तय कर पाएंगे आया कि इनको आपने ईमेल करनी है कि नहीं करनी। अब ये सारा काम आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको दिमाग चाहिए। अब उसके बाद ये काम करना है आपने, और अब आती है बात ईमेल लिखने की। अब ईमेल लिखते हुए एक बात आपने गौर करनी है कि जो प्रोफेसर्स की पब्लिकेशंस आपने देखी हैं, प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट देखे हैं, इनको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि हर प्रोफेसर को आपने डिफरेंट ईमेल करनी है। एक ही ईमेल नहीं कर लेनी जो सारे प्रोफेसर्स को सेंड कर दी जाए, बल्कि हर प्रोफेसर्स के लिए आपने डिफरेंट ईमेल करनी है। हर प्रोफेसर को अलग-अलग ईमेल फॉरवर्ड करनी है। ऐसा नहीं है कि ईमेल पे जाके सीसी करके सारे प्रोफेसर्स को एक दफ़ा ही सेंड कर दें, ये बिल्कुल गलती नहीं करनी। हर प्रोफेसर को अलग ईमेल करनी है और ईमेल की बॉडी ऐसी होनी चाहिए
कि पहले हिस्से में आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है और दूसरे हिस्से में आपने ये लाजमी तौर पर उनको जस्टिफाई करना है कि आपने इस प्रोफेसर को क्यों सेलेक्ट किया है, आखिर यही क्यों आदमी है जिनको आप ईमेल कर रहे हैं। आप लोगों ने उनकी पब्लिकेशंस को अपने रिसर्च इंटरेस्ट के साथ लिंक करना है, उनके रिसर्च इंटरेस्ट को अपने रिसर्च इंटरेस्ट के साथ लिंक करना है। यानी आपने उन लोगों को आर्गूमेंट देने हैं प्रोफेसर्स को कि इस वजह से हम आपको शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हमारे रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं, और कैसे अलाइन करते हैं वो उनकी पब्लिकेशंस के नाम लिख के ही उन साबित होगा। तो लिहाजा ये काम करना इंतहाई ज़रूरी है कि आप उनकी पब्लिकेशंस को लाजमी हाईलाइट करें जो आप लोगों के रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि प्रोफेसर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा जाएगा और आप लोगों के एक्सेप्टेंस लेटर के हाई चांसेस होंगे। अब ईमेल के साथ अटैच क्या करना है? कोई प्रपोजल अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी स्टडी प्लान अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मोटिवेशनल लेटर अटैच करने की ज़रूरत है। जस्ट आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्रिपेयर्ड एक यूरोपास की सीवी होनी चाहिए। ऐसी सीवी जो यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट से बनती है, तो वो सीवी का होना आपके पास ज़रूरी है। यहाँ पे मज़ीद सीवी के बारे में गाइड करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि चाइना की सिर्फ आप उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे जहाँ पे आप एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर लेंगे। जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर जिस यूनिवर्सिटी का होगा उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई होगा। और चाइना की हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फ़ी होती है। आलमोस्ट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी है, सिर्फ चंद एक को छोड़कर। और वो एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करवाना पड़ती है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप इटली की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ की भी कोई एप्लीकेशन फ़ी होती है। और एप्लीकेशन फ़ी को लेके भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का एक बहुत सारे सवालात होते हैं कि हम उनकी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कैसे करवाएं। अब जैसे इटली में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे एक उनका जो मीडियम इस्तेमाल होता है फ़ी सबमिट करवाने के लिए, वो पागोपा है। अब वहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड देना पड़ता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ना हो वो उसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं ये पायोनिक्स का कार्ड है। पायोनिक्स बेसिकली तौर पर एक ऐसा क्रिप्टो कार्ड है जिसके ज़रिए ना सिर्फ ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की आप एप्लीकेशन फ़ी भी सबमिट करवा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप इसके ज़रिए ऑनलाइन जितनी भी सब्सक्रिप्शन आप बाई करते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी की हो, नेटफ्लिक्स की हो, या कोई भी सब्सक्रिप्शन आप बाई करना चाहते हैं, तो हर जगह पे इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की लोकल मार्केट में जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ भी इस कार्ड की के ज़रिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, दराज से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं तो अमाउंट इसके ज़रिए आप कैरी कर सकते हैं, और वहाँ जाके भी अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं थ्रू अमेज़न और किसी जगह पे वहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो सारा कुछ आप इसी कार्ड के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये एक ऑल इन वन कार्ड है जिसका अकाउंट बड़ी इजीली क्रिएट हो जाता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इनका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और रजिस्टर करते वक्त आपने अपनी मालूमात बड़ी एक्यूरेटली वहाँ पे पुट करनी है। बाकी इनकी मोबाइल एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं एप्पल स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर पे, आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जितनी भी ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी सबमिट करवाने के इश्यूज़ होते हैं वो सारे आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। आप इसको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की रिप्लेसमेंट समझें। अब मोबाइल एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें और अकाउंट क्रिएट करें दिए गए लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और इसको इस्तेमाल करें। और इस कार्ड में ये भी सहूलत मौजूद है कि जैसे ही आप इसके थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 1% आपका कैशबैक भी आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप $100 की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर आपको $1 कैशबैक की सूरत में देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे थे कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपको ईमेल में अपनी सीवी साथ भेजनी है। अब सीवी आपकी यूरोपास में होनी चाहिए जो कि यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट से बनती है। अगर आप लोगों को यूरोपास सीवी का कोई आइडिया नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से देखें कि सीवी बनती कैसी है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए और एक आपने प्रोफेशनल सीवी बनानी है। इस चीज़ के ऊपर लाजमी फोकस करना है कि रैंडम और एक रफ सी सीवी नहीं बनानी, बल्कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हाईली प्रोफेशनल होनी चाहिए, और फॉर्मेट आपने यही इस्तेमाल करना है। तो अगर आप लोगों के पास खुद टाइम ना हो तो ये सीवी आप मेरी टीम के थ्रू भी बना सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर में आपको नज़र आ रहा है, आप उनसे रब्ता करके उनके ज़रिए भी ये सीवी बना सकते हैं। बाकी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप खुद भी बना सकते हैं, बस आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है अपनी। तो आपने बस ये काम करना है कि अपने लिए अपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है पहले स्टेप में, दूसरे में प्रोफेसर्स आपने शॉर्टलिस्ट करने हैं, थर्ड में आपने उनको ईमेल्स करनी है। अब ईमेल्स किस टाइम की जाए और कौन से मंथ में ईमेल्स की जाए? बेस्ट टाइम तो इसका ये है कि आप 15 अगस्त के बाद ईमेल्स करना शुरू कर दें, या 1 सितंबर से शुरू कर लें। आप दोनों टाइमलाइन ये ठीक है आप लोगों के लिए। और जिन प्रोफेसर्स को आपने ईमेल करनी है तो 10-15 दिन तक वहाँ पे आपको अगर रिस्पांस ना आए, चूँकि चाइना में जो रिस्पांस रेट है वो बहुत कम है, आपने कुछ डेज़ के बाद उनको एक सॉफ्ट रिमाइंडर भी भेजना है 1 लाइन में
ताकि वो आपकी ईमेल को दोबारा रिकन्सिडर कर सकें। और ईमेल जो भेजनी है वो पाकिस्तानी टाइम्स के मुताबिक नहीं भेजनी, बल्कि चाइना के टाइम टेबल के हिसाब से भेजनी है। जब चाइना में 8 से 9 बज रहे हों सुबह के, तो तब आपकी ईमेल्स उनके पास जानी चाहिए। तो वो ये काम आप शेड्यूल भी कर सकते हैं अपनी ईमेल में, ये सेटिंग होती हैं जीमेल में। अगेन बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कैसे सेटिंग होती है, तो वो भाई यूट्यूब पे जाएं, वहाँ से आपको सारी ये मालूमात मिल जाएंगी कि सेटिंग कैसे करनी है जीमेल की, शेड्यूल कैसे करते हैं। तो आप अपनी ईमेल्स को शेड्यूल करें, लेकिन एक दिन में सिर्फ चंद एक ही प्रोफेसर्स को ईमेल करें। एक ही दिन में 12, 15, 20 प्रोफेसर्स को ईमेल्स ना करें। आइदर आपकी जो ईमेल्स हैं, अगर आप एक नए अकाउंट से कर रहे हैं तो वो वहाँ पे स्पैम वाले फोल्डर में जाना शुरू हो जाएंगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप पहली तो कोशिश करें कि अपना कोई ओल्ड ईमेल आईडी जो आपके पास पिछले सालों से यूज़ कर रहे हैं वही इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि टाइम ये वाला होना चाहिए। तीसरा ये कि एक दिन में सिर्फ 8 से 10 प्रोफेसर्स को ही टारगेट करें, और एक यूनिवर्सिटी में सारे प्रोफेसर्स को ईमेल ना करें, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करें जो आपके रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक हैं। तो वो चंद एक ही होंगे, 1, 2, 3। और कोशिश करें, मेरी आपको सजेस्टेशन ये है कि एक दिन में एक यूनिवर्सिटी के सिर्फ एक ही प्रोफेसर को टारगेट करें, और अगर आपको वहाँ से रिस्पांस नहीं आ रहा तो दूसरे दिन दूसरे प्रोफेसर्स को टारगेट कर लें। तो इस तरह से आप अपने एक स्ट्रेटजी अपनाएं, और कुछ प्रोफेसर्स को आप इंग्लिश में ईमेल करें और कुछ को आप चाइनीज़ में ईमेल जो है अपनी वो ट्रांसलेट करके बाय यूजिंग चैट जीपीटी वो भी फॉरवर्ड करें अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने प्रोफेसर्स फाइंड आउट करते हैं, कितने लोगों को ईमेल्स करते हैं। जितने ज़्यादा प्रोफेसर्स को ईमेल करेंगे, जितने लोगों को अप्रोच करेंगे, उतने हाई चांसेस हैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के। तो बाज़-औक़ात लोगों को 5-5, 600 ईमेल भी करनी पड़ती है, फिर जाके लोग कोई ना कोई एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर पाते हैं। और बाज़-औक़ात लोगों को ये 100 ईमेल करने पे भी मिल जाती है, 10 ईमेल पे भी मिलती है, मैंने देखा है। लेकिन इट इज़ ऑलवेज़ ऑन लक। तो लिहाजा आप अपनी किस्मत लाजमी आजमाएं और एज सुन एज़ पॉसिबल इसमें ये काम शुरू करें। अब चूंकि अगर आपको एक से ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाते हैं तो ये आपका ही फ़ायदा है। कैसे? चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आप उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे जिधर से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, और इसके ज़रिए आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में CSE स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपको 3 स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो इट मीन्स कि अगर आपके पास 3 एक्सेप्टेंस लेटर होंगे तो आपके उन तीनों स्कॉलरशिप लगने के हाई चांसेस होंगे। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर जितने ज़्यादा मिलेंगे उतने ही आपके हाई चांसेस होंगे डिफरेंट स्कॉलरशिप्स में, चाहे आप किसी भी स्कॉलरशिप में चाइना में अप्लाई कर रहे हो। लेकिन अगर आपको ये एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी मिलेगा देन भी कुछ ऑप्शन आपके पास होती हैं, लेकिन पहली कोशिश यही करें कि आपको ये मिल जाए। अब बाकी इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल चाहिए PhD वालों के लिए, और स्टडी प्लान चाहिए मास्टर्स वालों के लिए। अब स्टडी प्लान की बात करूं तो ये ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू रिसर्च प्रपोजल के, क्योंकि जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो प्योर साइंटिफिक होता है। लेकिन दोनों डॉक्यूमेंट की बनाने से पहले आपको जिस यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, या बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के अगर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर ली है, तो उस यूनिवर्सिटीज़ की टर्म एंड कंडीशन लाजमी जाके देखें कि वहाँ पे उन्होंने कितने वर्ड्स की डिमांड की है। सिर्फ उतने ही वर्ड्स का आपने वो डॉक्यूमेंट तैयार करना है, और ये कोशिश करनी है कि वो नॉन AI जनरेटेड हो सारा, प्लेजरिज्म फ्री हो सारा, और एक अच्छा प्रपोजल हो। अब ये वाला मसला भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आएगा कि बच्चों को बैचलर लेवल पे जो हमारे यहाँ डिग्रियाँ हासिल करते हैं उनको ना तो प्रपोजल बनाने आता है और ना ही स्टडी प्लान बनाने आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह की कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन नहीं करवाई जाती। इसके लिए भी आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप अपनी ज़ाती मेहनत करें, इजीली ये डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लेंगे। बाकी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं आपको डिटेल में इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग इसको भी इजीली प्रिपेयर कर सकें। लेकिन अगर आप खुद नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, या आपके पास टाइम नहीं है, या आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई प्रिपेयर कर दे, तो ये आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके अपने लिए डॉक्यूमेंट भी तैयार करवा सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि यह काम आप खुद करें। इसी तरह से ये ईमेल्स वाला सारा प्रोसेस भी खुद करें। लेकिन अगेन अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि मेरे लिए कोई ईमेल कर दे, या मेरे लिए मेरी टीम उनके लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दे, तो वो भी हो जाएंगी। ये व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है, सर्विसेज सारी मिल जाएंगी। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि ये काम सारा कुछ खुद करें, क्योंकि जो मेहनत आप अपने लिए करोगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि कोई दूसरा आदमी उतनी एफर्ट्स नहीं पुट कर सकता आपके लिए जितना कोई कैंडिडेट अपने लिए खुद पुट कर सकता है। अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास टाइम ना हो, या आप किसी जगह पे बिजी हो, आप ये काम कर ना सकें, देन आप कोई सोर्सेज अवेल करें। आइदर अगर आप फ्री हैं, आपको कोई काम धंधा नहीं है, तो ये काम ज़रूर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लें, दिल बांधें। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, खुद करें ये। बाकी इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उसमें एक पासपोर्ट है, जो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए तो अभी नहीं चाहिए। जिनके पास अभी नहीं है वो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल लाजमी करें। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे होगे यूनिवर्सिटी में, वो आप अप्लाई कर रहे होंगे अक्टूबर में जाके, देन आपको ये पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड होगा। आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो HEC से वेरीफाई होना ज़रूरी नहीं है।
आपको उनको नोटराइज़ करवाना पड़ेगा, यानी उन पे नोटरी पब्लिक की स्टंप लगवानी पड़ेगी, जो कि कचहरियों से लगेगी। जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास एक हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आपको CSE की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। वहाँ से आपने उसे डाउनलोड करना है, उसे फिल करना है, किसी भी डॉक्टर से आपने उसको स्टंप एंड साइन करवाना है। फिल भी डॉक्टर उसे वैसे करेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप खुद ही ना फिल करना शुरू कर देना। उसके अलावा आपके पास एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा, जो अगर पंजाब से बिलोंग करते हैं तो खिदमत मरकज़ से आपको मिल जाएगा, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपकी एक तस्वीर होना ज़रूरी है, आपका CNIC होना ज़रूरी है। और इसके लिए आपको 2 पोर्टल्स पे अप्लाई करना पड़ेगा, एक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CSE वाली, और दूसरा आपको अप्लाई करना पड़ेगा उनकी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे कैंडिडेट का सवाल होता है कि पहले किस पोर्टल पे अप्लाई करें। तो ज़्यादातर केसेस में आपको पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, देन फिर आपको CSE के लिए अप्लाई करना होता है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की टाइप बी की, जो यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं। बेसिकली तौर पर यहाँ पे 3 टाइप के स्कॉलरशिप होते हैं, 3 मेथड होते हैं CSE स्कॉलरशिप के, टाइप A, टाइप B और टाइप C। टाइप A बेसिकली तौर पर ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें आप HEC के थ्रू अप्लाई करते हैं। उसके लिए आपके पास टेस्ट का होना ज़रूरी है। वो टेस्ट आपके पास जो पाकिस्तान में HEC कंडक्ट करती है, USAT का और HAT का, उसका रिज़ल्ट होना ज़रूरी है। अगर आप बैचलर के लिए चाइना जाना चाहते हैं तो टाइप B वाला कोई सिनेरियो आपके पास नहीं है, आलमोस्ट ना होने के बराबर है, आप ना ही समझें उसमें। आप टाइप A के थ्रू शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, और सिर्फ वही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं जिनके नंबर अच्छे होते हैं और साथ में उनके पास USAT का एग्ज़ाम भी दिया उन्होंने होता है और उसमें भी उनके नंबर डिसेंट होते हैं। तो आपको टाइप A के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, जिसमें आप पहले HEC के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, देन फिर आप CSE स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं। इन 2 पोर्टल्स पे अप्लाई करना होता है, उसमें अपना यूनिवर्सिटी अप्लाई नहीं करना होता। तो आप अगर बैचलर के लिए चाइना जाना चाहते हैं तो बेस्ट मेथड है आपके पास कि आप टाइप A के थ्रू अप्लाई करें। टाइप B सिर्फ मास्टर्स और PhD वालों के लिए रिकमेंडेड है, उनके लिए टाइप A नहीं रिकमेंडेड। आप लोगों की अगर CGPA भी इतनी डिसेंट नहीं है, IELTS और TOEFL भी नहीं है आप लोगों के पास, कोई पब्लिकेशंस भी आपने नहीं कर रखी, वो भी आप टाइप B में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा आपने लाजमी कोशिश करनी है, अगर आप मास्टर्स और PhD के लिए अब्रॉड जाना चाह रहे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना। इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सेप्टेंस लेटर, और उसके लिए आपने ईमेल्स करनी है। जितनी ज़्यादा ईमेल्स करेंगे उतने आपके हाई चांसेस हैं सिलेक्शन की। अब लास्ट में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बर्ड आई व्यू। सबसे पहला काम है आपने एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करना है। उसके लिए आपने पहले यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है, प्रोफेसर्स फिल्टर आउट करने हैं। यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के लिए campuschina.org की वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ से यूनिवर्सिटी देख लेनी है। फिर उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके उनकी फैकल्टी मेंबर देखने अपने डिपार्टमेंट के रेलिवेंट। फिर उनमें से अपने रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक आपने प्रोफेसर्स फिल्टर आउट करने हैं, फिर उनको ईमेल्स करनी है। एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करना है। एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के बाद आपने अक्टूबर के माह में, जब CSE में ऑफिशियल अप्लाई होना शुरू होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक अप्लाई होता रहता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जनवरी फरवरी तक भी अप्लाई होता रहता है। क्योंकि CSE स्कॉलरशिप की अपनी ज़ाती कोई डेडलाइन नहीं होती, इसमें जो डेडलाइन होती है वो यूनिवर्सिटी की होती है। डिपेंड ये करता है कि आप अप्लाई किस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। लिहाजा देन आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंट नोटराइज होने चाहिए। स्टडी प्लान, आइदर रिसर्च प्रपोजल, स्टडी प्लान मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं, PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल। इसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ जगह पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ जाती है, तो ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आप बना के रखें। अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसको भी आपने नोटराइज करवाना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है एट दैट टाइम। देन आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अगर उस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है तो वो आपने सबमिट करवानी है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता तो देन आपने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करनी है जिनमें एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो मैंडेटरी ना हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने उस यूनिवर्सिटी को भी टारगेट साथ करना होता है जिसकी एप्लीकेशन फ़ी हाई हो, क्योंकि जितनी हाई एप्लीकेशन फ़ी वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उसमें उतना कंपटीशन कम होगा। लोग ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी ना हो या कम हो। तो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो इसकी एक ही टेक्निक होती है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी को फिर टारगेट करें जिसकी एप्लीकेशन फ़ी हाई हो, ताकि उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो पैदा हो सकें। तो आप फिर भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर नहीं हो सकते, लेकिन ज़्यादा चांसेस उन्हीं लोगों के होते हैं जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है। ताज़ा आपने पूरी जान लगानी है एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।